डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। जो हमारा डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, इसमें हम अपने दो ट्यून सर्किट का यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारा डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर है, जिसमें हमने दो सर्किट्स का यूज़ किया है। ये है हमारा L1 C1, एक ट्यून सर्किट हमारा ये है, और L2 और C2 एक ट्यून सर्किट ये है। ये वाला फर्स्ट वाला सर्किट हमारा जो हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर लोड है, उसके साथ कंबाइन है, और जो दूसरा ट्यून है ये हमारी आउटपुट के साथ कंबाइन है। ये हमारा, इसलिए हम इसे डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। जो लिमिटेशन हमारे सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर में होती है, जिससे उसकी बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाती है, उसको ओवरकम करने के लिए हम डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी बैंडविड्थ नैरो ना प्रोड्यूस हो। इसमें R1, R2, RE ये हमारा बाइसिंग का काम करते हैं और करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं हमारे ट्रांजिस्टर ऑपरेशन को, जो हमारी DC करंट और वोल्टेज होती है उसे प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमने NPN एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है। कपलिंग कैपेसिटर जो कि हमारी सप्लाई करता है हमारे सिग्नल की। जो हमारा डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, इसमें जो सिग्नल है एम्पलीफायर का, इसको हम अपने सिग्नल को इनपुट पे अप्लाई करते हैं, इनपुट टर्मिनल से, यानी कि VS से, यहाँ से हम अपना सिग्नल अप्लाई करते हैं कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू बेस पे। जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ट्यून सर्किट की, जो यानी कि जो हमारा फर्स्ट ट्यून सर्किट है L1 और C1, वो उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है हमारे सिग्नल के, और इस कंडीशन में जो हमारा ट्यून सर्किट है वो हाई इम्पीडेंस इनपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, जो हमारी लार्ज आउटपुट अपीयर होती है हमारी फर्स्ट ट्यून सर्किट में, यानी L1 और C1 पे हमारी लार्ज आउटपुट अपीयर होती है, और जो ये हमारा जो हमारी आउटपुट फॉर्म होती है ट्यून सर्किट की, L1 और जो C1 है वो इंडक्टिवली कपल होता है हमारे सेकंड सर्किट के साथ, यानी L2 और C2 के साथ। जो हमारा डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर है, उसका यूज़ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स रेडियो एम्पलीफायर्स में किया जाता है, जैसे हमारे रेडियो और टेलीविज़न रिसीवर्स के तौर पे। यानी यहाँ से हम सिग्नल देते हैं तो ये हमारा बायसिंग और वोल्टेज में प्रोवाइड करता है NPN ट्रांजिस्टर का, जिसमें हमने यूज़ किया है, और ये हमारा यहाँ से हमारी आउटपुट जो हमारे कलेक्टर के थ्रू होती है ये हाई होती है, और ये इसके साथ इंटरमीडिएट कंडक्टिवली कनेक्ट होता है, और हम आउटपुट से अपनी आउटपुट ले लेते हैं, जिससे हमारी बैंडविड्थ रिड्यूस नहीं होती। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करें, जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है डबल ट्यून एम्पलीफायर का, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कपलिंग पे। यानी कि जिसमें हमने दो ट्यून सर्किट का यूज़ किया है, वो दोनों सर्किट्स यानी L1 C1 और L2 C2, इसमें जो कपलिंग है वो कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ कपलिंग हमें आइडिया देता है कि हमारी कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हमारे दोनों ट्यून सर्किट में से, और डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग्स होती हैं हमारी डबल ट्यून सर्किट में। सबसे पहले होती है टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग, अगर हमारे ट्यून सर्किट टाइटली कपल्ड है एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का आएगा, जिसमें हमारा 3 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। ये भी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये भी और ये भी, यानी 3 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। ये कर्व हमारा वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच ड्रॉ किया गया है, जिसमें 3 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, हाई होती है, अगर हमारे दोनों कपल टाइटली कपल्ड है, दोनों ट्यून सर्किट टाइटली कपल्ड है। यह है हमारी टाइट कपलिंग। नेक्स्ट है हमारी क्रिटिकल कपलिंग। क्रिटिकल कपलिंग क्या होती है, जो हमारी टाइट कपलिंग होती है, जो कि दो नई फ्रीक्वेंसीज जनरेट करती हैं। अगर हम अपनी कपलिंग को डिक्रीज़ कर दें, उसकी डिग्री ऑफ कपलिंग को डिक्रीज़ कर दें, जिससे जो हमारी दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, यानी कि ये F1 डैश और F1 डबल डैश, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, अगर हम अपनी क्रिटिकल कपलिंग पे आ जाए और टाइट कपलिंग को थोड़ा डिक्रीज़ कर दें, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो एक दूसरे के पास आने लग जाती हैं और एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। यानी कि ये दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के पास आएंगी और एक दोनों में मिल जाएंगी,
और मर्ज होने से क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। और ये जो वन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसी को ही हम क्रिटिकल कपलिंग बोलते हैं, यानी कि जो टाइटली कपल नहीं होता। और थर्ड है हमारी लूज़ कपलिंग। अगर हमारी दोनों ट्यून्ड कपलिंग ट्रांजिस्टर्स जो हमारे सर्किट्स हैं वो लूज़ कपल हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वोल्टेज गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच में है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी जो हाइट है, यानी कि ये जो हाइट है क्रिटिकल कपलिंग की, अगर इसकी डिग्री ऑफ कपलिंग को और डिक्रीज़ कर दें तो इसकी हाइट पीक कम हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से शो होगी। इसको हम कहते हैं लूज़ कपलिंग। जो हमारे ट्यून सर्किट जो डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं उसमें हम ज़्यादातर टाइट कपलिंग का यूज़ करते हैं। डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर वो हमें एक बेटर हाई स्टेबिलिटी देता है, सेलेक्टिविटी देता है, और बैंडविड्थ एक हाई गेन प्रोड्यूस करता है, अच्छी बैंडविड्थ देता है, लार्ज बैंडविड्थ देता है। इसलिए हम हमेशा टाइट कपलिंग का यूज़ करते हैं जिससे हमें एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ मिले, इससे उससे हमें कुछ इस तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है। इसलिए ये है, इसमें हम टाइट कपलिंग का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, अगर इसको कपलिंग को रिड्यूस कर दें तो हमारी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो कि ये है, ये वाला कर्व होगा। अगर इसकी कपलिंग को और डिक्रीज़ कर दें तो लूज़ कपलिंग हो जाएगी, जब ये वाला कर्व प्रोड्यूस होगा। और ज़्यादातर हम टाइट कपलिंग को यूज़ करते हैं। और ये है हमारा डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। थैंक यू।